कानपुर में टैक्सी स्टैंड के पास एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास जाती है और जाकर अपनी बात बताती है कि साहब, ये व्यक्ति है, ये मेरे साथ रेप करता है, मेरे साथ बलात्कार करता है और कई लोगों से भी ये ऐसा ही काम कराता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उस पुलिस वाले के पास आता है और आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने क्या कहा है मुझे नहीं पता, ये मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुकी है, बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है। इसका इलाज कराने के लिए मैं कानपुर इसको लेकर के आया हूँ, हो सके तो आप इसे माफ़ कर दीजिएगा। वो कहता है, फिर पुलिस वाला कहता है कि तुम कौन हो और क्या करते हो। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं पेशे से एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और अपने बेटी का इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो लड़की कुछ बोल पाती या वो पुलिस वाला कुछ समझ पाता, इससे पहले वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की को लेकर के अपने साथ चला जाता है। सच तो ये था कि ना तो वो उसकी बेटी थी और ना ही वो उसका बाप था। वाकई में लड़की सच कह रही थी, लेकिन वो सच बोलना चाहती थी। एक मौका उसको मिला भी था, लेकिन वो सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उस लड़की के साथ लगातार अपराध पर अपराध हो रहा था, वो वाकई में अपने आप में भयानक है और परेशान करने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, और इसी जिले का एक थाना लगता है हैदरगंज। दरअसल थाना हैदरगंज के जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर एक 55 या 56 साल के एक व्यक्ति को अपनी जीप में डाल करके कोर्ट लेकर के जा रहे थे। पहले पेशी कराते हैं, उसके बाद उसको जेल भेजना था। मगर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कार में, अपनी जीप में बैठते हैं, ड्राइवर चलाने की कोशिश कर रहा था और उस व्यक्ति के साथ एक हमराह था, एक पुलिस वाला और था जो उसे जीप में बिठा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से 8 या 10 पुलिस वाली जो महिलाएं होती हैं वो आती हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस जीप के अंदर से खींच लेती हैं और सभी लोग मिलकर, सभी महिलाएं मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से मारने और पीटने लगते हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता इंस्पेक्टर, वो दौड़ते हुए उस जीप से निकलता है और उन्हीं महिलाओं की तरफ दौड़ता है और कहता है कि छोड़ दो इसे। वो 2 को छुड़ाता, 4 को छुड़ाता, लेकिन वो 8-10 थे, इसलिए वो महिलाएं उसको बहुत मार रही थी, पीट रही थी। तब वो हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर विनती करता है और कहता है कि ये मर जाएगा, इसकी उम्र लगभग 55-56 साल के आसपास है, इसकी उम्र पर तरस खाओ। तब कहीं जाकर और लोगों की मदद से उस बुजुर्ग व्यक्ति को छुड़ाया जाता है और एक बार फिर उसी जीप में उसको बिठाया जाता है जिस जीप में उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तभी उस इंस्पेक्टर को याद आता है कि अभी 3 महीने पुरानी ही ये बात थी। 3 महीने यानी कि 8 अक्टूबर 1997 की सुबह सुबह का वक्त था। जैसे ही अमूमन इंस्पेक्टर अपने थाने में बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। एक एक करके लोग आ रहे थे और अपनी बात बता रहे थे, मगर एक दंपति, बुजुर्ग दंपति था, वो खड़ा था और बार बार बस वो लोगों के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं वो ये कोशिश कर रहा था कि ये लोग ख़त्म होंगे तब मैं जाकर इत्मीनान से अपनी बात कहूँगा। आखिरकार इंस्पेक्टर की नज़र पड़ जाती है और इंस्पेक्टर डांटते हुए कहता है कि चाचा, क्या बात है, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हो और क्यों आए हो यहाँ पर। तो चाचा कहते हैं कि सर, पहले ये लोग अपनी शिकायत सुना देंगे, उसके बाद मैं आराम से सुनाऊंगा। अच्छी खासी लाइन वहाँ पर लगी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, अगर आराम से सुनाना है तो जाके सामने चबूतरे पर बैठ जाओ।
इंस्पेक्टर डपुरते हुए डांटते हुए उस बुजुर्ग दंपति को जाकर चबूतरे पर बिठा देता है। वहीं पर बैठे रहते हैं कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद। तब जाकर उनका नंबर आता है अपनी बात कहने का, और जाकर फिर कहते हैं कि साहब, हमें कुछ ऐसी बात करनी है जो सिर्फ अकेले में ही हो सकती है। तो इंस्पेक्टर इधर उधर देखकर कहता है कि इतने सारे लोग थे, उनके सामने नहीं कहा। मेरे पुलिस वालों के सामने भी तुम्हें बात करते हुए शर्म आती है तो जाइए, अपने घर चले जाइए। फिर वो कहता है कि साहब, बस एक बार सुन तो लो, आखिरकार बात क्या है। तो इंस्पेक्टर उन्हें धमकाते हुए, डपटते हुए, डांटते हुए कहता है कि ठीक है, बताइए। जो भी आसपास में पुलिस के हमराह थे, सिपाही थे, कांस्टेबल थे, लेडीज हो या पुलिस वाले, सभी को वो अलग कर देते हैं। तब वो बुजुर्ग दंपति यानी कि वो व्यक्ति बात बताते बताते रोने लगता है। अभी बात की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब वो इंस्पेक्टर एक बार फिर डांटता है और डांटते हुए कहता है कि मेरे सामने कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जो बात है वो बात बताइए। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरे लड़की की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। वो घर से गायब हो चुकी है, घर लौट कर नहीं आई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तब जाकर उस इंस्पेक्टर एक बार फिर उसी अंदाज में, जो एक पुलिस वालों का तौर तरीका होता है बात करने का, वो कहता है कि तेरी लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, जाकर रिश्तेदारी में खोज। जिस लड़के से उस लड़की का अफेयर था, जिस लड़के के साथ वो घूमती होगी, उससे पता कर। यहाँ पुलिस थाने में तो करने क्यों आया है, चल भाग यहाँ से। तो फिर वही बुजुर्ग व्यक्ति एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि साहब, मेरी पूरी बात सुन लो। अब बात सुनने के बाद जब आपको लगता है कि बात सुननी चाहिए तो ठीक है, वरना फिर कह दीजिएगा कि आप यहाँ से चले जाइए तो मैं चला जाऊँगा। फिर वो बात बताते बताते बताता है कि साहब, मेरी जो लड़की है वो गांव के ही प्राइमरी पाठशाला जो है, उसी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ती है, लेकिन लगातार 4 साल तक तो वो पास होती है, कक्षा 4 तक। लेकिन जब ये 4थी क्लास में पास होना था, उसे 5वीं में आना था, वो फेल हो जाती है। और हमने ये जानने की कोशिश की, अच्छी खासी लड़की थी, होशियार, तो फिर ये फेल क्यों हो गई। एक दिन वो मास्टर जी के पास जाते हैं, तो मास्टर जी के पास जाकर कहते हैं कि मास्टर जी, ये हमारी बेटी अच्छी खासी थी पढ़ने में, लेकिन ये फेल क्यों हो रही है, क्या बात है। तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देने की ज़रूरत है, इसीलिए इसके मार्क्स कम आए थे। मार्क्स कम आने की वजह से इसको 4थी क्लास में दोबारा रखा गया है, और मैं इसे अलग से पढ़ाऊँगा तो ये ठीक हो जाएगा। गांव का सज्जन व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था। वो मास्टर जी की बात मान लेता है, और स्कूल बंद होने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लास चलाने की बात भी तय हो जाती है। जहाँ स्कूल था उसके कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति का मकान था। वो लड़की अब स्कूल में रुक जाती है छुट्टी के बाद। मास्टर जी उसे पढ़ाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति इसी दूसरे व्यक्ति यानी कि जिसकी बेटी है उसके पास जाता है और कहता है कि स्कूल बंद हो जाता है, मास्टर जी और तुम्हारी बेटी वहीं रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी को वो एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें परमिशन दे रखी है। तो वो कहता है कि ठीक है, आपने परमिशन दी, एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, लेकिन कमरे में बंद करके के ये किस तरह की क्लास चलती है, ये हमारे समझ के परे है। पूरे गांव में एक चर्चा चल रही है और तुम हो कि बिल्कुल बेफिक्र हो, कैसे बाप हो तुम। जब ये बात उसके बाप सुनता है तो उसका बाप उस दिन तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अगले ही दिन का उसके उस वक्त का इंतज़ार करता है। वो दिन आता है और वो दिन आने के बाद स्कूल की छुट्टी होती है, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद कमरा बंद हो जाता है, और लड़की वही जिसकी और वो व्यक्ति जिसकी उम्र 55-56 साल का था, उस शिक्षक का नाम है राम दुलार, जो कि इस विद्यालय के हेडमास्टर जी होते हैं। और एक और मास्टर जी हैं जो कभी विद्यालय आते ही नहीं हैं, कभी कभार विद्यालय आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, सैलरी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
अब ये सब अंदर चल रहा है। उस लड़की के पिता को गुस्सा आता है और जाकर वो दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी बाहर निकलिए। लगभग 2-3 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वो लड़की और मास्टर जी दोनों बाहर निकल के आते हैं। तब मास्टर जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेटी को अंदर पढ़ा रहा था और तुम इस तरीके से बाहर चीख रहे हो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी पास हो? तो वो कहता है कि साहब, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरी बेटी पास हो, क्योंकि जिस किसी से मैं शादी की बात कर रही हूँ तो वो यही पूछेगा कि तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, और आप इसे बंद कमरे में इस तरीके से रखेंगे तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, कौन इससे शादी करेगा, बत्ती दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला करके ये चल रहा था। उस व्यक्ति ने अपने बेटी जो कि मास्टर जी के साथ देखा तो अपने घर जाने के बाद फैसला लिया, अपने बेटे से कहा कि अब ये बेटी इस विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, इसका नाम कटवा दिया जाए। यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही ये सब कुछ पता चला है और तीसरे दिन विद्यालय से उस लड़की का नाम कट जाता है। नाम कटने के बाद मास्टर जी को जब भी मौका मिलता था किसी न किसी बहाने से उस लड़की को फिर से विद्यालय बुला लिया करते थे, और विद्यालय बुलाने के बाद उसके साथ जो भी बातें करते थे या फिर जो कभी करते थे या नहीं करते थे ये पता नहीं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि अगले ही दिन वो लड़की गायब हो जाती है और मास्टर जी भी गायब हो जाते हैं। जब ये पूरी बात मास्टर जी की पूरी बातें वो व्यक्ति अपनी बेटी की बातें उस इंस्पेक्टर के सामने बताता है तो इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए हैरान था, परेशान था। और सेम टू सेम यही बातें, यही सब कुछ उसकी पत्नी भी बताती है कि साहब, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि साहब मेरी बेटी को वापस ला दो, बेटी नहीं आएगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, हम क्या करेंगे। बात आती है तहरीर लिखने की। जब तहरीर लिखने की बात आती है तो इंस्पेक्टर कहता है कि आपको तहरीर लिखनी ही पड़ेगी, जांच तभी आगे बढ़ेगी, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। फिर वो दोनों दंपति रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब, बात अगर तहरीर तक पहुंचेगी, मुकदमा दर्ज होगा, गांव तक बात पहुंचेगी, अखबार में छप सकता है और अखबार में छपेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी, बिना किसी तहरीर के आप कार्रवाई कर दीजिए। तब इंस्पेक्टर भरोसा दिलाता है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं इस तहरीर को किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। अब तक जो इंस्पेक्टर बहुत ही गुस्से में उस व्यक्ति से जो बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि वाकई में ये दंपति परेशान है और इसके लिए एक काबिल सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को इस मामले की जांच दी जाती है और जांच देने के बाद कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस लड़की को बरामद किया जाए, वापस लिया जाए और इसके पिता को सौंप दिया जाए। यदि वो लड़की यहाँ सौंप दी जाए तो उस आरोपी को उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। इतना आसान नहीं था जितने आसानी से इंस्पेक्टर ने कह दिया था। अक्टूबर का महीना था, पूरा निकल जाता है, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है, वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मिलता है, यानी कि शिक्षक भी नहीं मिलता है, मास्टर साहब भी गायब थे। अब बात स्कूल तक ना पहुँचे, ये बात गांव तक ना पहुँचे। एक दिन यशवंत सिंह सीधे गांव पहुंच जाते हैं और सीधे जाकर प्रायमरी में उसी टीचर जो आने लगता है उससे और आसपास के गांव के लोगों से पूछा जाता है कि मास्टर जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते थे, इनके बारे में उसने पता करने की कोशिश की। अब गांव से एक लड़की गायब है, मास्टर जी गायब है, तो यशवंत सिंह जो सब इंस्पेक्टर थे उनसे पूछा जाता है कि साहब, आपको मास्टर साहब की क्या ज़रूरत पड़ी। तब वो एक बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग से शिकायत आई है और शिकायत में लिखा हुआ है कि मास्टर साहब को कुछ धनराशि दी गई थी काम कराने के लिए, लेकिन मास्टर जी ने काम नहीं किया, घोटाला किया है, इसीलिए इस मामले की जांच की जाएगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ऐसी ही बात थी। कुछ इसी बहाने से वो इस मास्टर जी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे।
गांव में कुछ बातें चल रही थी, बेटी के बारे में कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। वक्त के साथ साथ ये बात दबनी शुरू हो जाती है, लेकिन वक्त कुछ इतना गुजरता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस बेटी का पता नहीं चलता। एचएन सिंह को एक अन्य मामले की जांच दी गई थी और वो जांच करने के लिए निकले हुए थे लिहोरा के इलाके में। और जैसे ही अपने जीप के साथ इन्होंने अपने बाइक से जा रहे थे, सिपाही एक पीछे बैठा हुआ था। और जाने के बाद जैसे ही जा रहा था तो एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें रास्ते में दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो उनके करीब पहुंचते हैं अपने बाइक से, तो बुजुर्ग व्यक्ति इन पुलिस वालों को देख के भाग जाता है। वो लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। ये लड़की वहीं खड़ी रहती है, उसको पास बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की नाम बताती है। उससे और पूछा जाता है तुम कहाँ के रहने वाली है, तो वो अपने गांव का नाम भी बताती है। वो कहती है कि साहब मैं रामनगर की रहने वाली हूँ, रामनगर गांव की। तब सब इंस्पेक्टर की आंखें खुल जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसको हम अक्टूबर के महीने से तलाश कर रहे थे, जिसके पिताजी बहुत सारा परेशान थे। तुम वही लड़की हो ना, तुम्हारे पिताजी का नाम कुछ ऐसा ही है ना। एक नाम लिया जाता है जो उसके पिताजी का असली नाम होता है। मैं ऐसे नाम बता नहीं सकती, इसलिए कि कोई कंपटीशन हो जाता है। उससे पूछा जाता है कि वो जो आदमी था तुम्हारे साथ वो कौन है और कहाँ है। तब वो लड़की कहती है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वो कहीं भागा नहीं है। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको घसीटते हुए सीधा थाने लेकर के जाते हैं। लड़की थाने आती है। अब लड़की से पूछताछ की जानी थी, इसलिए इस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर साहब एक महिला कांस्टेबल को तैनात करते हैं और उसे कहते हैं कि इस लड़की का जो भी बयान है उसे आप राइटिंग में ले लीजिए, इससे बात कर लीजिए। लड़की का बयान लिया जाता है और लड़की जब बयान बताती है तो बताने से पहले ही वो रोने लगती है, बहुत बुरी तरीके से। रोते हुए कहती है, मैम मैं कक्षा 4 तक तो ठीक ठाक पढ़ रही थी, अच्छी खासी होशियार थी, लेकिन अचानक से ही मुझे फेल कर दिया गया। फेल होने की वजह ये थी कि जब मैं कक्षा 3 में थी तभी ये मास्टर जी यानी कि राम गुलाम मास्टर जी जो थे वो विद्यालय में पहली बार आते हैं। और इनका जो स्वभाव है वो कुछ इस तरीके का है कि जो भी विद्यालय में चाहे कक्षा 2 की या 1 की या 3 की या 5 की लड़की हो जो खूबसूरत है उसको किसी न किसी बहाने से डांटते थे, फटकारते थे। वो लड़की जब डर जाती थी, सहम जाती थी, तब उसे अपने पास बुलाते थे। उसे अपने पास अपने गोद में बिठा करके उसे गलत सलत नज़रिए से, गलत सलत तरीके से छूते थे और परेशान करते थे। शायद ही विद्यालय में कोई ऐसी लड़की बची होगी जिसको उन्होंने इतनी गंदी, इतनी बुरी नीयत से ना छुआ होगा, लेकिन मैं ऐसी अभागी थी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जाति कर दी। और जाति कुछ इस तरीके की कि जब वो कक्षा 4 में आती है तो उसे फेल कर दिया जाता है। और फेल करने के बाद उसके पिताजी पूछते हैं कि सब लोग पास हो जाते हैं लेकिन इस फेल क्यों हो गई। तभी वो उस पर और भी गंदी नज़र रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब की बार मैं तुम्हें पास कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो तो ठीक है। छोटी बच्ची थी, 14 साल की या 15 साल की, इससे ज़्यादा की थी नहीं। और उस लड़की को जैसा कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। और ऐसे करते करते जब उसके पिताजी को ये बात पता चल जाती है और पिताजी इसके बातों के बाद ये मास्टर साहब, एक गुरुजी उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे, इसीलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं। तुम देखने में कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम भी मिल सकता है। कुछ इसी बहाने से उस लड़की को लेकर साथ चला जाता है और सीधा पहुँचता है लखनऊ। लखनऊ एक होटल में एक कमरा लेते हैं किराए पर और कहा जाता है कि ये मेरी बेटी है। वो 57 साल का बुजुर्ग मास्टर कहें या दरिंदा कहें, वो 14-15 साल की लड़की उसके झांसे में आ जाती है। और उसके बाद वो एक तस्वीर लाता है, सिंदूर लाता है, तस्वीर सामने रख कर उसके मांग भर देता है और कहता है
कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो। लड़की कहती है कि शादी ऐसे नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में उसने ऐसे ही डरा कर धमका कर कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को मार दूंगा। ऐसे बहाने कर करके वो उस लड़की के साथ रेप करता है। वो लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती थी। वो पहला दिन था। अब हर दिन उसके साथ ऐसा ही वो बुजुर्ग व्यक्ति सुहाग रात मनाता था, उसे अपने पत्नी की तरह रखता था। लेकिन उसके पास महज एक जोड़ी कपड़े थे, जो वो कपड़े घर से लेकर आई थी। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। जब ये बाहर खरीदारी करने के लिए जाती है तो उस बच्ची को क्या पता था, उसे लगा कि शायद धर्मपत्नी होने का मतलब यह है सिंदूर। जब वो सिंदूर लगाकर यहाँ से निकलती है तभी वो शिक्षक कहता है कि सिंदूर लगाने की सिर्फ जहाँ मैं कहूँगा वहाँ ज़रूरत होगी, बाहर कभी सिंदूर लगाकर मत जाना। बाहर कोई पूछता है तुमसे तो कहना कि मैं इनकी बेटी हूँ। बाहर वो बेटी थी और चार दीवारी के अंदर वो पत्नी बन जाया करती थी। उसके साथ हर दिन वो ऐसे ही सुहागरात मनाता था। वो कहता था, सिंदूर तुम तभी लगा सकती हो जब तुम्हारी हमारी शादी रजिस्टर हो जाएगी। और इसके लिए इसने इस एक दिन व्यक्ति को लाता है और कहता कि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस के व्यक्ति हैं और ये तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। मैं इनके लिए खाना बाहर से पैक करा के लेके आया हूँ, इसलिए तुम इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। उस व्यक्ति ने शादी कराने के बहाने से उस लड़की का रेप किया और कई घंटे वो इसके साथ ऐसे ही करता रहा। जब वो मास्टर जी बाहर से खाना लेकर के अंदर आते हैं तब वो लड़की कहती है कि इन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया, वैसे ही जैसे तुम करती हो। क्या ऐसी शादी होती है? वो लड़की जब ये बात बताती है तो मास्टर साहब कहते हैं कि परेशान क्यों होती हो, जब भी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। इनसे ही पता चला है कि जब तक उम्र 18 साल नहीं होती, 18 साल के उम्र के पहले शादी नहीं होती, इसीलिए सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। अब हर दिन कोई न कोई बदलता था। कुछ दिन होटल में रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में, और रिश्तेदार के यहाँ से सीधे चले जाते हैं कानपुर में। और कानपुर में ऐसे ही एक व्यक्ति आता है वकील बन के और कहता है कि मैं शादी करा दूंगा, और फिर उस लड़की के साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य वो करता है। और कानपुर में भी नए नए लोग बदलते रहते हैं और उस लड़की का रेप अलग अलग दिन अलग अलग लोग करते रहते हैं। यहाँ से वो इसको ले करके अब सुल्तानपुर की तरफ जाने की तैयारी में थे। टेम्पो स्टैंड पर खड़े थे, एक सिपाही खड़ा हुआ था। वो लड़की दौड़ के जाने वाली थी, इससे पहले कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? तब वो मास्टर साहब पानी लेने के लिए दुकान पर चले जाते हैं और वो लड़की दौड़कर पुलिस वालों के पास जाती है। मास्टर साहब देख रहे थे और देखते ही उससे पहले वो पुलिस वालों से पूरी बात बता देती है। तब वो दौड़कर जाता है और कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है, मानसिक रूप से परेशान है, पागल हो चुकी है, इसका इलाज कराने के लिए आया हूँ, इसके बात का बुरा मत मानना। उस पुलिस वाले ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये लड़की जो बोल रही है ये सच है या झूठ है। उसको वहाँ से लेकर के चला जाता है और अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है कि मैं मास्टर हूँ, इस गांव के एक प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर हूँ। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है, क्योंकि गुरुओं पर तो सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। लड़की को लेकर सुल्तानपुर जाया जाता है। सुल्तानपुर में भी ऐसे ही एक जगह रहती है, ऐसी जगह ऐसे गांव रहता है जहां दूर दूर तक ना कोई पुलिस वाला था। तब वो मास्टर उसको मारता है, पीटता है और कहता है कि तुम जितना चिल्ला सकती हो उतना चिल्ला, तेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अब किसी के पास नहीं जाएगी, इसलिए अब जितना भी है यहीं रहना है। वहाँ भी अलग अलग लोग आते हैं और उस लड़की के साथ रेप करते रहे। शायद वो मास्टर उसके साथ उसकी जो संतुष्टि थी या कुछ भी कह सकते थे वो कर नहीं पा रहा था, तो शायद इसीलिए वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा था और उस बच्ची को, फूल से बच्ची को वो गंदा करने पर तुला हुआ था। वो लड़की निकलना चाहती थी, लेकिन जब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए इस गांव में, तब वहाँ से वो अलग जा रहे थे और ऐसे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है
कि उसी एसएन सिंह यानी कि जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर, जो एक केस दिया था, उसको ये मिल जाते हैं एक पेड़ के नीचे, जो कि लिलहोरा इलाका था। और वहाँ से उसे जब थाने लेकर के आते हैं तो ये महिला अधिकारी जो थी, कांस्टेबल थे, इस लड़की की बात सुनती है तो वो इतना परेशान हो जाती है, इतना अंदर से अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती और हवालात का दरवाज़ा खोलती है और उस शिक्षक के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उसे बेहोश कर देती है। जब ये आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मास्टर की जब बाहर तक जा रही थी, तब दौड़ते हुए इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो। तो कहती है कि साहब, अगर आपने भी ये बातें सुन ली तो शायद आप इसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। वो कहती है कि मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस लॉकअप में ताला लगाया जाता है और इंतज़ार किया जाता है हाजिर करने का कोर्ट में। और जैसे ही अगले दिन इंस्पेक्टर सुबह सुबह के वक्त उस शिक्षक को जीप में बिठा कर, वो सिपाही पीछे बैठे हुए थे, उसकी सुरक्षा में एक सिपाही गाड़ी चला रहा और इंस्पेक्टर उसको साथ जब लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस थाने के 8-10 महिला कांस्टेबल जो होती हैं, वो मौका मिलते ही उस शिक्षक को खींचती हैं गाड़ी से और खींचकर बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देती हैं। तब वो इंस्पेक्टर बचाने की कोशिश करता है, उन सिपाहियों से, चालक से और आसपास जो लोग थे, सिपाही थे, उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बचा लो, ये मर जाएगा, पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, पूरे थाने की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए इसको बचाने का वक्त आ गया है। तब कहीं जाकर वो महिला शिक्षक उसे छोड़ती हैं और मामला फिर कोर्ट पहुंचता है और जेल जाता है। और जब जेल जाता है, ट्रायल चलता है, सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वो सुल्तानपुर के थे, कानपुर के थे, लखनऊ के थे। ऐसे ही चार्जशीट में बहुत खूबसूरती से उसको पिरोता है ताकि इस शिक्षक को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इसे सजा हो सके। जब जज साहब इस केस की सुनवाई करते हैं तो उस लड़की को हाजिर होने के लिए, उसके बाप को हाजिर होने के लिए कोर्ट में आदेश देते हैं, लेकिन उसका बाप होस्टाइल कर देता है, कोर्ट में आता ही नहीं। और कोर्ट में ना आने की वजह से ये केस बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तब कहीं जाकर वो जो महिला कांस्टेबल होती हैं, जांच अधिकारी होता है, इंस्पेक्टर होता है, होटल वाला होता है, सुल्तानपुर वाले होते हैं, कानपुर वाले होते हैं, लखनऊ वाले होते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, जिसके सामने केस किया जाता है। तब जज शायद उतनी इस केस में दमदारी नहीं रही थी, इसीलिए इस शिक्षक को, इस गुरु को, इस भेड़िए को 7 साल की सज़ा होती है। और 7 साल की सज़ा होने के बाद ये 7 साल अपने उस सलाखों के पीछे काटता है। लेकिन उधर वो लड़की जब बड़ी होती है तो उसके पिता उसकी शादी कर देता है, इसी डर से, इसी भय से कि कहीं ऐसा न हो कि ये बात खुल जाए और उसके बेटी की ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मास्टर ने जो काम किया है वो वाकई में अशोभनीय है, अकल्पनीय है और अक्षमनीय है। इसको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता जो उसने किया था। काश महिला कांस्टेबल को ये भी आज़ादी होती कि उसे मारने के बाद उनको कोई सज़ा ना हो, तो शायद ये अच्छा हो जाता। ऐसे लोगों का इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक ही नहीं है ऐसे लोगों का यहाँ जीने का। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपने बच्चों का हर वक्त, हर समय ख्याल रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, रीचेक करते रहिए। कम से कम उनके साथ जो होता है गुड टच, बैड टच के बारे में बताते रहें। इस विद्यालय में ये अकेले नहीं थे, इस विद्यालय के प्रत्येक छात्र के साथ ऐसा हो रहा था, हो चुका था। इसके साथ ज़्यादा हो गया था, अति हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप्पी, अति का भला न भरसना और अति की भली न दुख। अति हो गई थी, इसीलिए इसे ख़त्म होना
बहुत ज़रूरी था और ये संदेश और ये मैसेज आपके पास आना भी ज़रूरी था। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।